नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल व्हीलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम सिक्स क्लास की जो NCERT है भूगोल की, जो ज्योग्राफी की NCERT है पृथ्वी हमारा आवास, तो आज हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, NCERT हम क्यों पढ़ने हैं और इसका पढ़ने का क्या उद्देश्य है, वो इसका ये उद्देश्य है कि हमारा जो बेसिक्स जो कंप्लीट करना है हमको, तो किससे होगा? NCERT से होगा। वो भी सिक्स क्लास से लेके 12th क्लास की तक की NCERT जो है भूगोल की, भूगोल विषय की, उनको हमें अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। ठीक है, तब जाके हम स्टेट सिविल सर्विसेज, जो स्टेट PSC होती है, UPSC होती है, और अदर जो प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, उनको क्लियर करने में बहुत आसानी होती है। और जितनी भी जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो पढ़ने में हमको समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले तो आप देखिए सिलेबस देखिए। ठीक है, सिक्स की जो NCERT है उसका सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर है आपका सौरमंडल में पृथ्वी, और सेकंड चैप्टर है ग्लोब अक्षांश देशांतर। थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा मानचित्र। पांचवा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और छठवा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत की जलवायु, वनस्पति व वन्य प्राणी। ठीक, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। आइए पढ़ते हैं। सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि वह अनगिनत है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही हमें प्रतीत होता है जब हम आसमान की ओर रात को देखते हैं, तो हमें स्टार, बहुत सारे स्टार दिखते हैं चमकते हुए। तो इसमें कह रहा है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले से दिखाई देते हैं ना दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप रात को देखना ज़रूर। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। ठीक, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। यह अलग अलग समय पर अलग प्रकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा को लगभग आप एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा कहलाती है ना, याद रखना, पूर्णिमा कहलाती है ना। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अब ये एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि दिन के समय हम चंद्रमा और
इन सभी छोटी चमकीली जो स्टार चमकते हुए दिखाई देते हैं वो हम दिन में क्यों नहीं देख पाते, ये प्रश्न है। आइए हम इसका पता लगाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसका कारण क्या हुआ, सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य का जो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है उसके कारण हमें रात्रि के समय ही चंद्रमा और स्टार दिखते हैं चमकते हुए, दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, चमकती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं। इनका क्या कारण है, गर्म होने का क्या कारण है और बड़े आकार का क्या कारण है, ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये तारे क्या करते हैं, तारे जो हाइड्रोजन जो रहता है उसको हीलियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, इससे क्या होती है, ऊष्मा तथा प्रकाश सर्जित होता है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा, नहीं होगा तो ठीक है आगे भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा, स्टार कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रयोग है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल कर सकते हो आप, है ना, देख लीजिए। ठीक है, चलिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, जो तारे हैं वो सूर्य से भी बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं और कम चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इधर जो एक स्टार देख रहे हैं जो बहुत धुंधला सा प्रतीत होता है, और जो थ्री स्टार हैं, ये जो थ्री स्टार हैं वो कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं, और ये धुंधला सा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि यह बहुत दूर है, इनकी अपेक्षा वो दूर है। ठीक है, इसलिए वो ये चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं, बाकी वो धुंधला सा प्रतीत होता है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। देखा है ना आपने, ये तो इतना तो आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ अपने पास रखी होगी तो वह बड़ी दिखाई देगी। जैसे कोई रोड पर कार चलती है, कोई गाड़ी चलती है तो वह दूर होती है तो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे ही धीरे धीरे हमारे पास आती जाती है तो वह बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो तो यही कह रहा है ये, है ना। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। देखिए उदाहरण ये है कि हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है तो वो हमें कितना छोटा दिखाई देता है, बल्कि वह छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, रात रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये जो आकृतियाँ, स्टार की आकृतियाँ बनाई जाती है, जैसे ये जो लड़की है वो ध्रुव तारा की ओर देख रही है। ठीक है, ये जो जो आकृति बनी हुई है इसे हम क्या कहेंगे, स्टार से जो एक कोई सर्कुलर आकृति बनती है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है।
तो दोस्तों आपका बेसिक कंप्लीट यहीं से होगा। आपको क्वेश्चंस में अगर नक्षत्र मंडल आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, आप उसे पढ़ तो सकते हो लेकिन उसको उस तरीके से समझ नहीं सकते, है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑर्स मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ऑर्स मेजर और बिग बियर, ठीक है, इनके नाम है नक्षत्र मंडल के। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर, जिसे सप्त ऋषि भी कहते हैं। सप्त यानी सात और ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का एक समूह होता है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल ऑर्स मेजर का भाग होता है। ठीक है, ऑर्स मेजर का एक भाग होता है स्मॉल बियर। ठीक है दोस्तों, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा देखा होगा आपने, आसमान में सर्वाधिक चमकते हुए प्रतीत होता है ध्रुव तारा, और वह उसकी दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ साइड होती है। ठीक है, उसकी ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, सप्तऋषि जो 7 स्टार हैं, उन 7 स्टार, देखिए जो लड़की जो देख रही है वो जो 7 स्टार है, 7 स्टार को ध्रुव तारे की ओर देखो, ये जो वो कहाँ कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है एरो? ध्रुव तारा की ओर। ठीक, तो सप्तऋषि क्या करता है? ध्रुव तारे की ओर हमें बताता है उसकी दिशा, है ना। तो सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जाकर देखिए। ठीक है, रात्रि के समय आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। कैसे? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वह हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो वह क्या करते हैं? वह तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है ना, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, उत्सर्जित नहीं करता, वह सूर्य की सहायता से प्रकाश सूर्य की सहायता से आता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट नहीं करता है, जबकि तारा जो है, तारे की क्या पहचान है? वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, और जो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रह है और हमने ऊपर पढ़े हैं नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से आप एक बार रिवाइज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए, आपकी समझ विकसित हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे आज हम 6th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हम 7th की करेंगे, 8th की करेंगे। जब हम 11th 12th तक पहुँचेंगे ना, तो आपको बेसिक सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी भी वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ग्रह जैसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, प्लेनेट कहते हैं, और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है?
परिभ्रमक, ठीक है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है, चारों ओर घूमने वाला, जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है पृथ्वी, है ना। नीला ग्रह भी कहा जाता है इसको, आपको पता होगा। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 71% इसमें जल पाया जाता है और 29% इसमें स्थल भाग है, ठीक है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह पृथ्वी की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। रोचक तथ्य देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। ये आपको 6th से 12th एनसीईआरटी तक काम में आने वाला है, ठीक है। तो बृहस्पति, देखिए, देख लीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी हम बताएंगे कि आपको ये छल्ले क्या होते हैं, ठीक है। ये गैसों और कणों से ये जो वलय बनता है उनको छल्ले कहते हैं, ठीक है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, हाँ। चलिए आइए देखिए इस प्रकार के, मैं इसको रोटेट तो नहीं कर सकता, ऐसे ही देख लीजिए आप, ठीक है। ये हमारा सन है, ठीक है। सन के बिल्कुल नज़दीक में कौन सा ग्रह है, बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण, ठीक है। वरुण सबसे लास्ट में, है ना। तो देखिए कौन कौन से जो प्लैनेट हैं उसमें छल्ले हैं। तो यूरेनस, जो यूरेनस है ना, इसमें है, ठीक है। शनि, शनि में छल्ले हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये छल्ले वलय आकृति के छल्ले होते हैं, ठीक है। और ठीक है, इनमें छल्ले पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है, पट्टी जो है क्षुद्र ग्रह की, छोटे छोटे जो पिंड हैं, छोटे छोटे कण जो हैं, गैसों से निर्मित जो पट्टी बनी हुई है, वह किन दो ग्रह के बीच बनी हुई है, यह मंगल, मार्स और जुपिटर, बृहस्पति के बीच बनी हुई है। यह आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, ठीक है। आप ये जो नीचे जो लिखा है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये लिखाया गया है कि बुध जो ग्रह है वो कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करता है, तो 88 डेज लिखा है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम अपनी पृथ्वी का देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 365 दिन लगते हैं, ठीक है। अपने अक्ष पर घूर्णन यह एक दिन में करती है। और चंद्रमा की संख्या क्या है, एक। इसका एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, जो कि चंद्रमा, ठीक है। चलिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, ठीक है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, ठीक है, उनके भी उपग्रह हैं, ठीक है। सौरमंडल देख लीजिए, सूर्य,
8 ग्रह, ठीक है। 8 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, यूरेनस और वो नेपच्यून, ठीक है। लास्ट के जो अरुण वरुण जो हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह अभी हमने पढ़ा था, किन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच में है वो? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, ठीक है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य, ठीक है। ये क्या आप जानते हैं? देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है। सूर्य जो 8 ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, उन्हें मिलाकर क्या बनता है? सौर मंडल बनता है, ठीक है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ठीक है, ये प्रैक्टिस। सूर्य देख लीजिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है ना। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से, ठीक है। ग्रह देख लीजिए, ग्रह की क्या परिभाषा है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इसकी परिभाषा क्या है ग्रहों की? वह खगोलीय पिंड जो स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, उसे ग्रह कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये जो ग्रह हैं वो एक तारे से क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, ठीक है। जैसे तारा, सूर्य एक तारा है, तारे से पृथ्वी पर रोशनी आती है, प्रकाश आता है, किरण, ठीक है, ऊष्मा आती है ना। तो इस प्रकार ये ग्रह, ठीक है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफिक एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है ना, लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण, ठीक है। क्या है? ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियो प्लस ग्राफी, 2 वर्ड से बनता है जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं, है ना। इससे एनसीईआरटी से हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, आप अगर पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे ना, जैसे मेरे साथ 6th क्लास की जो एनसीईआरटी हम पूरा कंप्लीट करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं आप भूलोगे सारा, ठीक है। जो चैप्टर के एंड में जो जो क्या आता है, अभ्यास कार्य आता है, उसको करने से आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो देखिए, यह 2 ग्रीक शब्दों से बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिका का अर्थ है लिखना।
आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियो, ये देखिए दोस्तों, जियो को जियोलॉजी कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं, जियोइड कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार हैं। जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जिसको हम पढ़ेंगे। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, है ना। जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, हम कहाँ थे? सूर्य से उनकी दूरी, ये जो बॉक्स है उसमें से देख लीजिए। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने की आसान तरीका है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसको याद करने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर्स जस्ट सर्व्ड एज नट्स। तो इस प्रकार से ये जो ट्रिक है वो ट्रिक आप देख लीजिएगा। वैसा बहुत ही ईजिली है। अगर आप डायग्राम बना के सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आप अगर एक डायग्राम बनाएंगे एक ब्लैंक पेज पे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए, ये कक्षा कहलाती है। कक्षा क्या कहलाती है? कक्षा क्या होती है? जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो वो जो परिक्रमा कर रही है उस रास्ते को क्या कहते हैं? पृथ्वी की कक्षा है ये, है ना। कक्षा में ये भ्रमण कर रही है। ठीक है, सूर्य के। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो कि 87 दिन और लगभग 88 दिन में ये कंप्लीट करता है सूर्य का एक चक्कर। ठीक है, और सबसे नज़दीकी है और सबसे छोटा ग्रह। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 88 दिन लगता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार एवं आकृति है लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अब देखिए, ये जो फैक्ट है वो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, पहले एक हमारे सौर मंडल में एक ग्रह और था, कौन सा? प्लूटो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्लूटो को क्यों हटाया गया? जनरली आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया। कब लिया? अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरीज तथा प्लूटो बोना ग्रह कहे जाते हैं। बोना ग्रह क्या होती है? ये ओवरलैप करती है। ठीक है, प्लूटो की जो कक्षा है वो ओवरलैप करती है ना, ये काटती है कक्षा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी के बारे में देख लीजिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना। आकार में ये 5वीं है। ठीक है, आकार में कौन सा क्रम है? 5वां क्रम है ना। तो देखिए, सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटे। ये हम पृथ्वी को, आज से आप पृथ्वी को गोल समझते थे। पृथ्वी गोल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गोल नहीं है। जैसे हमारी बॉल रहती है वैसी पृथ्वी नहीं है। तो कैसी है? तो सर कैसी है ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जो ध्रुव है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है। यही कारण इसके आकार को क्या कहा गया है? भू आव आकार कहा जाता है। भू आव, याद रखना। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यह पानी
एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, है ना। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है ना। आइए देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 यानी 71% पर इसके जल है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कोई भी पूछ ले कि हमारी पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है या नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ रोचक तथ्य हैं, ये पढ़ लीजिए। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो प्रकाश होता है उसकी गति जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, और जबकि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सोचिए दोस्तों कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना, इसलिए। ठीक है, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आप इसको पता करिए और कमेंट बॉक्स पे प्लीज कमेंट करिए, ठीक है ना। देखिए, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉक्स देख लीजिए। एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह जो है वो एक खगोलीय पिंड है। किसे कहते हैं? उपग्रह। जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्का लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्का लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह किसे कहते हैं? जैसे चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। ग्रह क्या है? पृथ्वी। आई होप आपको स्पष्ट हो चुका होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है और पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट, जैसे रॉकेट ये दिख रहा है आपको, ये मानव कृत्रिम उपग्रह है। ये रॉकेट देख पा रहे हैं आप? इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, ठीक है, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ठीक है, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह की कक्षा में प्रवेश करना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है, देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग स्पष्ट दिखाई देता है। अब एक भाग क्यों दिखाई देता है ये देखिए।
चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है। पृथ्वी से हमारा एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा का दोस्तों। जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो एक ही भाग रहता है। उसका जो दूसरा भाग जो है वो अंधकार में दिखाई देता है। ठीक है। एक ही भाग हमें स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि उसका रोटेशन और इसका रोटेशन, पृथ्वी का ग्रह और उपग्रह का जो रोटेशन होता है वो लगभग समान होता है। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है केवल। ठीक है। क्षुद्र ग्रह देखिए, अभी हम पढ़ चुके हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। ठीक है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच गमन करते हैं। ठीक है। परिक्रमण करते हैं। ठीक है। सूर्य का जिस प्रकार ग्रह करते हैं उसी प्रकार ये क्षुद्र ग्रह करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह ये चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। वही। ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है दोस्तों? देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है ना। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है। वो चमकता हुआ प्रतीत होता है ना, हमको तारा टूटता हुआ प्रतीत होता है, वो यही होता है। ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है जिससे हम विश मांगते हैं? आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि हम जब आसमान में तारे को टूटते हुए देखते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं वो विशेष मांगते हैं। ठीक है। अच्छी अच्छी विशेष मांगते हैं कि वह विश पूरी हो जाए। ठीक है। तो वो स्टार टूटता हुआ हम कहते हैं तारा टूट रहा है, आप विश मांगिए आपको पूरी हो जाएगी। तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा कहलाती है ना। मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इनकी और ये आकाशगंगा के पास वाली हमारी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। ठीक है। नोट कर लेना, एंड्रोमेडा हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी जो मिल्की वे है, ठीक है, उसके पास वाली जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा है। ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। ठीक है। कोई काउंटिंग नहीं है और धीरे धीरे इसका ब्रह्मांड का जो फैलाव है वो होता जा रहा है। ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है। ये देख लीजिए, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। ठीक है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, आकाशगंगा सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल पृथ्वी का एक ग्रह है।
ठीक है। ये बोल लीजिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध आप पृथ्वी पर तथा सौरमंडल तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है। इस प्रकार इस जो गर्ल है, ये लड़की को दिखाया गया है। ठीक है। जैसे ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा इसका भाग है। आकाशगंगा का कौन सा भाग है? सौरमंडल है। सौरमंडल के अंदर क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर हम निवास करते हैं। ठीक है। ऐसा ये ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड बहुत अनंत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, और उसका फैलाव निरंतर होता चला जा रहा है। ठीक है। ये अभ्यास कार्य है दोस्तों, आपके लिए है दोस्तों। इस अभ्यास कार्य को करें। ठीक है, सॉल्व करें। और आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सौरमंडल के बारे में। तो हमारे 6th क्लास की जो NCERT हम कर रहे थे उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपका अभ्यास कार्य है, होमवर्क मान लीजिए आप, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। ये देखिए, ये है ना। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है 6th NCERT का। ठीक है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, इजीली। तो दोस्तों, मुझे बस यही कहना है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को जो आपकी क्लास में आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले। ठीक है। तो अभ्यास कार्य ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। अभ्यास कार्य करने से आपको पूरा जो फर्स्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा है उस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब हम सेकंड चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।